इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर मार्क लगाना हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन मैं मार्क करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही मार्क कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो आपका विज्ञान होता है ना, उस पर आपका विज्ञान 3 हिस्सों में बटा है, 4 हिस्से में, ठीक है। सो पहले के जो 5 चैप्टर है ना, वो आपके रासायनिक विज्ञान है, ठीक है। क्या? रासायनिक विज्ञान। फिर जब बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपका जीव विज्ञान है, ठीक है। जीव विज्ञान के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, वो आपका ऊर्जा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका है भौतिक विज्ञान। और ये जो 3 चैप्टर है ना, वो आपका है पर्यावरण विज्ञान। तो सबसे जो आसान होता है वो होता है पर्यावरण विज्ञान की। एक बार पढ़ने से आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाते हैं, इतना आसान है, ठीक है। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के। और ये जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा ना, वो काफ़ी बार रिपीटेड होते हैं, यानी कि बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आपको इनको ढंग से पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी को आप ढंग से पढ़ो। जब आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लोगे ना, तभी जब जाके आप इन क्वेश्चनों को याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। सबसे मेन प्रायोरिटी होती है चीज़ों को समझना। तो एनसीईआरटी को आप ढंग से पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन आंसर को जो आप देखोगे तो आपको आसान लगेंगे एकदम, ठीक है। मैं मैथ्स पढ़ा चुका हूँ पूरा, साइंस भी मैं पढ़ा रहा हूँ। सबकी वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छा ज़रूर लगेगा आपको, आई एम श्योर। और इसे हर जगह शेयर करना, और चैनल पर नया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। चलो कंटिन्यू कि 3 जो रासायनिक विज्ञान है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और चैप्टर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे एनसीईआरटी के। और एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तो मैं करा ही दूंगा एग्जाम से पहले। और बाकी मैथ और साइंस हमारे चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ लगभग कंप्लीट है, साइंस भी चल ही रहा है, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है जो एनसीईआरटी को अगर आपको ढंग से पढ़ना है ना, सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे से समझो। जैसे यहाँ लिखा है रासायनिक समीकरण लिखना, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो ये जो टॉपिक है, इनको अच्छे से जानना, पढ़ना, समझना, ठीक है। जब समझ जाओगे चीज़ों को तो क्वेश्चन आंसर को करना, याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के जो बॉक्स के कंटेंट होते हैं ना, वैसे तो सारे प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं पहले एक बात नोट करवा देता हूँ, बोर्ड एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं होता कि कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं मार्क करवा रहा हूँ। हालांकि ज़रूरी नहीं कि इन्हीं में से ही आएगा, लेकिन बार यही आता है, ठीक है। बॉक्स कंटेंट के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें दोनों पे फोकस करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये 2008 में, जब मैंने 2010-8 में 10th पास किया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इस वाले पेज नंबर 15 में। तो ये पहला वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आते हैं अभ्यास में, ठीक है। अभ्यास पे आ जाते हैं। तो अभ्यास में अगर आप आते हैं तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, लगभग सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सब उससे भी ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बात करूँ वो मैं बता रहा हूँ। 4था क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 7वें से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 6 है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसकी फुल गारंटी है, इसकी पूरी गारंटी है कि ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ही क्वेश्चन है। उसके बाद फिर जो अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 16
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपचयन अपचयन। ठीक है। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 और 18। बड़े आसान आसान प्रश्न हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि संचारण क्या होता है, विकृत गणिता क्या होती है, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है। और बाकी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन, विस्थापन, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, ये तो है ही है, टॉपिक में क्वेश्चन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैं पहले बार बार आपको नोट करवाना बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं उन क्वेश्चनों को मार्क करा रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे गए हैं। हालांकि बोर्ड में सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब आ रहा है चैप्टर नंबर 2, अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है। अम्ल क्षारक एवं लवण, हम एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको और एक सीरीज़ प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं आपको पीडीएफ दूंगा हैंड रिटन मेरे, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना नोट्स से, आपके एनसीईआरटी से, वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आते हैं, पेज पलटते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। फिर से वही बात मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, एनसीईआरटी को अच्छे से जब सीखोगे चीज़ों को तो क्वेश्चन आंसर आपके लिए आसान हो जाएंगे। फिर ये पहला वाला प्रश्न, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, कह रहे धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण देकर तो समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें आते हैं दूसरे वाले पेज नंबर 27 में। ये जो दूसरा क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ लेना। और उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर से वही पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच पैमाने का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। बेसिक्स बहुत जानना ज़रूरी है। बेसिक्स अगर आप जान लोगे ना तो इन बेसिक्स पे ही क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप आराम से कर पाओगे इससे। अब आते हैं पेज नंबर 31 में। ये मेरे पास नई एनसीईआरटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं आपके पास दो विलयन ए एवं बी है। विलयन ए का पीएच 6 है, विलयन बी का पीएच 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। इनमें एक से कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। ठीक है, पीएच पैमाने पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन शानदार है, इसे आप ज़रूर करना। एक ही क्वेश्चन इस बॉक्स से इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ये जो अभ्यास में ये जो क्वेश्चन है ना आपके टिक मार्क वाले, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है एक नंबर में। और उसके बाद ये बॉक्स कंटेंट आपका बच रहा था, ये एक नंबर में काफ़ी पूछा गया है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। ठीक है, फिर ये भी एक नंबर में आ सकता है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। फिर ये क्वेश्चन हम 5वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में अगर बात की जाए तो इसमें से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं सीधा सीधा। ठीक है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इस चैप्टर में ना जो क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके जो टॉपिक नहीं है यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ से इन टॉपिक में से क्वेश्चन बनेगा, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। अभ्यास में से क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है 13। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 में, धातु एवं अधातु। ठीक है, सो वही चीज़, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, इनके भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण। ठीक है, सब आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। तो इसमें जो बॉक्स पेज नंबर 45 का दूसरा क्वेश्चन है, आघात वर्त तथा तन्य का अर्थ क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो मैं एनसीईआरटी में उन्हीं से ही आएंगे। आप चीज़ें जो पढ़ रहे होगे ना, धातु एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, तो इस टॉपिक पे जो चीज़ें लिखी हुई इन्हीं में से भी क्वेश्चन बना के दे देगा बोर्ड वाला, ठीक है। तो हमें जब क्वेश्चन रट के हम नहीं पास हो सकते जब तक चीज़ों को आप समझोगे नहीं। फिर ये जो पेज नंबर 51 में क्वेश्चन नंबर 1 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। फिर ये जो आपका दिख रहा है ना, इस तरीके के फिगर वाले प्रॉब्लम बनाने के लिए आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 54 पे, कह रहे हैं आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन पेज नंबर 59 पे क्वेश्चन नंबर 1, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क और गैंग। गारंटेड है, एग्ज़ाम में पूछा ज़रूर जाएगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, 1 नंबर में आ सकता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया कौन सी यूज़ की जाती है, ये भी आ सकता है 1 नंबर में। तो ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी शानदार थे। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं। फिर मिश्र धातु क्या होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब आते हैं अभ्यास में। अभ्यास में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8वां इंपॉर्टेंट है। किसी धातु M के विद्युत अपघट्य परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। लोहे की जंग को बचाने के लिए 2 तरीके बताइए, ठीक। और ये क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में विभेद कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा है अध्याय नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। इस चैप्टर पे हमारे कार्बन एवं उसके यौगिक पर। तो इस चैप्टर से बच्चे बहुत डरते हैं इन आकृतियों को देख के, तो डरो मत। मैं जब पढ़ाऊँगा ना तो ये चैप्टर से आपको लव हो जाएगा, है ना। इतना आसान है, इतने आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपको आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में CO2 का ही आएगा, वो H2O का भी पूछ सकता है, CH4 का भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। तो आपको जब तक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं आएगी तो आप बना ही नहीं सकते। रट के क्या फ़ायदा होगा। CO2 को बोला है क्वेश्चन में, अगर वो कुछ और दे दे तो तब क्या करोगे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। संतृप्त कार्बन क्या होता है, असंतृप्त कार्बन क्या होता है। कॉन्सेप्ट इज़ द किंग, मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, ठीक है ना। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या होता है, संरचनाएँ कैसी बनती हैं। कॉन्सेप्ट जानोगे तभी चीज़ें सीख पाओगे कि क्रियात्मक समूह क्या होता है, नामांकन कैसे क्या होती है, सजातीय श्रेणी क्या है, विजातीय श्रेणी क्या है, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 76 में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, IUPAC या साधारण नाम, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, साइक्लोपेंटेन का सूत्र था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है, ठीक है। फिर पेंटेन के लिए आप कितने संरचना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पेज नंबर 79 है, ये जो पहला वाला प्रश्न है, इथेनॉल से एथेनिक अम्ल में परिवर्तन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्यों कहते हैं। इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं देख लीजिएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक आप किसे कहोगे, ठीक है, ये देख लेना। अब आगे आते हैं
ये क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कौन सा जल कठोर है और कौन सा नहीं? बिल्कुल बता सकते हैं। जो झाग ज़्यादा देगा तो वो सामान्य जल है, और जो झाग कम देगा वो कठोर जल है ना? सिंपल। अब आ जाते हैं हम अभ्यास में। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। ठीक, फिर आ जाते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। फिर 7वां क्या है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे आप? ठीक है, फिर ये 9वां क्वेश्चन, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों ही किया जाता है? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फिर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी बार पूछा गया है। साबुन की सफाई की जो क्रिया विधि है उसको बताने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 में, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, सो इस चैप्टर में ये रासायनिक विज्ञान का लास्ट चैप्टर है, तो इसे देखते हैं। इसमें क्या है, ये जो 3 क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस चैप्टर में जो ये बॉक्स के जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन। ठीक है, इनको ज़रूर कर लेना। कोई पहला क्वेश्चन क्या है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? या फिर ऐसे पूछो न्यूलैंड के अष्टक नियम क्या है? डाबेरायनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी? क्या डाबेरायनर के अतिरिक्त न्यूलैंड के अष्टक नियम के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके बता कीजिए। सो तीनों ही क्वेश्चन शानदार हैं, कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद जो बॉक्स कंटेंट है 94 पेज पे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ पढ़ के। कह रहे हैं मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3rd वाला। फिर 14 क्वेश्चन है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 3रा और 14 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया ये जो टेबल है ना, जितनी जल्दी आप याद कर लोगे उतना ही फ़ायदा है आपके लिए। ये टेबल अगर आप विज्ञान लेके आगे पढ़ना चाहते हो, कक्षा 11 में, 12 में, बीएससी में, एमएससी में, फ्यूचर में हमेशा काम आएगी। ठीक है, सो ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टेबल को याद करने का ट्रिक भी मैं बहुत जल्दी बता दूंगा, मस्त ट्रिक है एकदम। फिर आ जाते हैं हम बॉक्स कंटेंट पेज नंबर 100 में। इसमें देखती हैं, पहला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक ही वो पहला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब आ जाते हैं अभ्यास में। ठीक है, अभ्यास में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है और ये जो पहला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इस पर क्या जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ए और बी पार्ट में। फिर ये जो क्वेश्चन है 6, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 8वां है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन 10वां है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो ये रासायनिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के हमने कर लिए हैं। अब हम आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं जीव विज्ञान में। ठीक है, जीव विज्ञान का ये जो 6ठा चैप्टर है काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से फंसते हैं, और अब सबसे ज़्यादा नंबर इसी चैप्टर में से आता है। तो फिर से वही चीज़ मैं बोलूँगा कि सबसे मेन चीज़ होता है टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, समझना। जब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, तो यहाँ पे ये जो काला काला लिखा है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं, श्वसन कहलाता है, ऐसे काले काले दिखा होगा, उत्सर्जन कहते हैं। तो इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं पे आपको विशेष ध्यान देना है। अब
क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात हम कर रहे हैं तो पेज नंबर 105 में जो बॉक्स कंटेंट है यहाँ देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर आ जाते हैं 111 में। पहला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन जो तीसरा है, हमारे अम्लाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो पांचवा, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इन पांचों को विशेष ध्यान है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको चौथे वाले पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं बॉक्स कंटेंट की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर करके जाना आप। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 122। ठीक है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं पेज नंबर आपके 124 में, क्वेश्चन नंबर 1, वृक्काणु जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं की रचना करनी है और इसके क्रियाविधि का वर्णन, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। ठीक है, फिर कह रहे मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, ये क्वेश्चन है। दूसरा भी ठीक ठाक है, इसे भी देख लीजिएगा। अभ्यास में ये जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन है ना, इनको ज़रूर करके जाओ, पता नहीं कब कौन सा आ जाए 1 नंबर में, है ना, तो इनको तो करके ही जाना है, इसमें देख नहीं सकते। पांचवा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर छठा भी इंपॉर्टेंट, भोजन की पाचन में लार की क्या भूमिका है, हमारे मुंह में जो लार पानी पानी होता है ना, चिपचिपा, उसके क्या लाभ हैं वो बताना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया छठा का। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो फिर से वही चीज़, कॉन्सेप्ट अच्छे से जान लेना, पढ़ लेना, उन्हीं से ही क्वेश्चन बनेगा। मस्तिष्क से बहुत क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से। पहला जो क्वेश्चन आपका है पेज नंबर 132 में, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है। ठीक है, और फिर पांचवा, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 136 में पहला क्वेश्चन, पादप हार्मोन क्या होते हैं। ठीक है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि में सहायक हो, 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्रवाह की किस प्रकार भिन्न है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं इसे। अब आ जाते हैं पेज नंबर 139 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहे जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। डॉक्टर हमें आयोडीन नमक की सलाह क्यों देते खाने के लिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चौथा तीसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों। मधुमेह मतलब समझते हैं ना, मधुमेह रोग क्या होता है, जिनको शुगर की बीमारी होती है उसे मधुमेह बोलते हैं ना। ये चारों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर अभ्यास में
ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, इनमें कोई शक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, और ये गारंटेड क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, कर लेना क्वेश्चन नंबर 5वां। तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, गारंटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 और 10 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 में। कह रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं। ये जो चैप्टर है, जनन मतलब समझ पा रहे हैं ना, जनन को अंग्रेजी में सेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो जीव जनन कैसे करते हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। ये जो पहला क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिक्रिया का प्रजनन में क्या महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 146 में आ जाओ। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है। बीजाणु द्वारा जनन किस प्रकार लाभान्वित होता है। बीजाणु मतलब जैसे हम गेहूं के बीज लगाते हैं, धान के बीज छिड़कते हैं ना, तो उस फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेज नंबर आ जाते हैं 154 में। तो 154 में क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गारंटेड क्वेश्चन, परागण और निषेचन में क्या अंतर है। ठीक है। फिर शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है। बाकी ये 3, 4, 5वां जो क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तीसरा और 5वां क्वेश्चन एग्जाम में देता नहीं है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये क्वेश्चन देता नहीं है एग्जाम में। ठीक है। फिर ये तो जो टिक मार्क वाले प्रॉब्लम है ये तो करने ही करने हैं, पता नहीं कब कौन सा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ क्या हैं। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 9, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों में जनन की पद्धति में क्या अंतर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आते हैं जीव विज्ञान के लास्ट चैप्टर, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसकी क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो इम्पॉर्टेंट है, पेज नंबर 157। कह रहे हैं विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको मिलेगा मेंडल के प्रयोग, लैमार्कवाद है ना, डार्विनवाद, इन सबको अच्छे से पढ़ना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। पेज नंबर 161 में ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 165 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आप पेज नंबर 166 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं। ओनली 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 171 में आ जाओ। जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रिया विषय में क्या दर्शाते हैं। ठीक है, समजात अंग वगैरह जो होते हैं ना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो उनको भी देख लेना आप। पेज नंबर 173 में आ जाओ, तो इसमें भी कोई सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर MCQ में 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो देख के ही जाना है ना। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, छठा वेरी इंपॉर्टेंट, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 किन प्रमाणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है।
ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे एनसीईआरटी के। अब आते हैं हम भौतिक विज्ञान में, और ये भौतिक विज्ञान का पहला जो चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 100% कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और उसके नियम, या फिर प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और या उसके नियम। ठीक है, ज़रूर देख के जाइएगा। गोलीय दर्पण, फिर से वही कॉन्सेप्ट इज़ द किंग, पहले आपको अच्छे से पढ़ना हो तभी आप क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। तो इसमें तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी में भी मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए हैं और सारे के सारे इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये चारों के चारों क्वेश्चन पेज नंबर 185 में इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक उदाहरण आपके एग्ज़ाम में आएगा, उसकी फुल गारंटी है। और इन उदाहरणों को मैं सॉल्व करवा दूंगा, जब चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे तो हम इन उदाहरणों को ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 188 में। आगे बढ़ते हैं। स्नेल का नियम क्या है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर पेज नंबर 194 में आ जाओ, और क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हुए हैं कभी ना कभी। फिर आगे बढ़ते हैं, लेंस सूत्र पे भी क्वेश्चन है, ये जैसे उदाहरण नंबर 10.3, 10.4, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेंस की क्षमता, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर दूसरा तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, समझ के जाना। अभ्यास में तो MCQ जो भी दे रखे हो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं ही, है ना। बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अब आ जाओ, ये भी 9th भी इम्पोर्टेंट है, 10 भी इम्पोर्टेंट है, 11 इम्पोर्टेंट है, 13 इम्पोर्टेंट है, 12 इम्पोर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है, 16, ये सारे प्रश्न है ना न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से कुछ छोड़ नहीं सकते, कोई से भी आ सकते हैं। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इजी चैप्टर है, ठीक है। सो ये जो पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 211 में, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 इम्पॉर्टेंट है, 4 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है 2 और 4, दैनिक जीवन से जोड़ के बनाया गया है इसको, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं सीधे सीधा अभ्यास में, छोटा सा चैप्टर है, पहला वाला क्वेश्चन। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न वो तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, इसमें क्या टिक कराऊँ, इनको करके ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, 6 इम्पोर्टेंट है, 7 भी इम्पोर्टेंट है, 8 इम्पोर्टेंट है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं ये इम्पोर्टेंट है ना। 11 भी इम्पोर्टेंट है, 12 भी इम्पोर्टेंट है, 13 भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी ना कभी आ रखे हैं, तो इनमें कुछ छोड़ने लायक नहीं है, तो ये सारे करने हैं हमें। अगला चैप्टर जो हमारा है वो है विद्युत, ठीक है। विद्युत चैप्टर में आ जाओ, तो ये जो उदाहरण नंबर 12.1 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर विद्युत परिपथ क्या होता है 1 नंबर में आ सकता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है 1 नंबर में आ सकता है, तीसरा सवाल जो है वो भी 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। अब ये जो उदाहरण नंबर 12.2 है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, पहला इम्पोर्टेंट है, इनमें छोड़ने वाला कुछ नहीं है ये, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, इनमें से कोई से भी आ सकता है और बहुत ही छोटे छोटे आंसर हैं, इसलिए मैं मार्क कर ही दे रहा हूँ। ओम का नियम हर बार आता है, आपको पता ही है ना, तो ओम का नियम तो पढ़ के ही जाना है। और उदाहरण
कोई सा भी आ सकता है एग्ज़ाम में, सारे उदाहरण इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात ठीक है, सारे उदाहरण इम्पोर्टेंट हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम में हमें आ सकता है और मैं करा दूंगा इनको। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पहला और चौथा, और ये दूसरा भी बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन पर प्रश्न आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, इनको ज़रूर करके जाना। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। विद्युत शक्ति वाले टॉपिक पे आ जाओ तो उदाहरण नंबर 12.12 पेज नंबर 244 में वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पेज नंबर 245 बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर से वही पहला दूसरा, ये जो MCQ है वो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 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 सारे ही क्वेश्चन हैं, तो ये आप छोड़ दो, ये सब मैंने बता दिया है। ये 18वां क्वेश्चन ABCDE पार्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्ज़ाम में आएगा, इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये मैं पूरा गारंटी ले सकता हूँ। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें आ जाऊँ, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि पहला एक ही क्वेश्चन है इसमें कि चुंबक के निकट लाने पर द्विक सूचक की सुई क्यों विक्षेपित हो जाती है, क्यों मुड़ जाती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए, ठीक है। फिर तीसरा, इसी में आपको ये उत्तर मिल जाएगा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 1259 में भी कोई क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम आ जाते हैं विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, विभक्त वलय की क्या भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 265 में ये क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत, ठीक है। और दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है या किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये जो डायग्राम है घरेलू परिपथ, ये इम्पोर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इम्पॉर्टेंट है, दूसरा तो न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये क्वेश्चन शानदार है, आसान है, ज़रूर करना है इनको। फिर अभ्यास में आ जाऊँ। अभ्यास में जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख चित्र बनाइए, ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है, इम्पॉर्टेंट है। भू संपर्क तार क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो फिजिक्स वाला पोर्शन खत्म हो गया, अब आते हैं हम पर्यावरण विज्ञान, चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा की स्रोत। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, किस ऊर्जा को उत्तम स्रोत कहेंगे, उत्तम ईंधन किसे कहेंगे, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पहला वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन में देख लेना, बड़े आसान क्वेश्चन है इसके, इसमें आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हो जाएंगे। फिर पहला वाला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके क्या हानियाँ हैं, ठीक है। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाऊँ
भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। तीसरा चौथा पेज नंबर 285 में इम्पोर्टेंट है। फिर 285 पहला क्वेश्चन, क्या कोई ऊर्जा के स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर पेज नंबर आ जाओ 286 का पहला क्वेश्चन, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क भी दीजिए। और इसी से इसका अपोजिट दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर ये चौथा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं अभ्यास के, ये तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। फिर ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10वां इम्पोर्टेंट है, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरण परिणाम क्या हैं, ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए क्या उपाय लिखिए, ठीक है। 15वें पे आ जाओ, चैप्टर हमारा पर्यावरण, काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आहार श्रृंखला पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 295 में, ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नलिखित पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा भी, पहला भी इजी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, देख लेना इनको। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 296 में, ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर करके जाना है इसे, ठीक है। आते हैं पेज नंबर 97 में, 297 में, अभ्यास का ये जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, मतलब मार दें, तो क्या होगा। फिर क्वेश्चन छठा इम्पोर्टेंट, जैविक आवर्धन क्या है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रवर्धन, ठीक है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें वन एवं वन जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जल संरक्षण पर, पेज नंबर 311 में, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर कोयला एवं पेट्रोलियम पर प्रश्न आ सकता है, और इसमें अभ्यास में अगर कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 5वां, तो विज्ञान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देख लिए एनसीईआरटी के, और एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब एनसीईआरटी को आप ढंग से पढ़ोगे, जो टॉपिक होते हैं उन्हीं में से ही एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो बना के देता है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी को आप ढंग से पढ़ रहे हो तो आपको दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन होता है ना वो एनसीईआरटी से ही बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने सारा करा रखा है, देख सकते हैं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ साइंस भी पढ़ा ही रहा हूँ, वो हालांकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी सीरीज़ भी चल ही रही है, लेकिन मैथ ऑलमोस्ट ख़त्म है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना।